नमस्कार, आपका सक्वागत है कंज्यूमर कॉर्नर में, जहां आपके जितने भी कंज्यूमर प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण सक्सेना साहब, जो हैं कंज्यूमर एक्सपर्ट। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे कॉलर्स की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से, जो आज हैं रविंद्र जी। रविंद्र, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी रविंद्र। हाँ सर, मैंने ना ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड निकाला था सर। जी। तो जो क्रेडिट कार्ड का था ना, तो क्या हुआ, जो कस्टमर केयर से जो फोन आता है सर, उधर से जो मेरा जो पूरा पेमेंट आया था सर 10,500 रुपया था जी। तो उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव भी कर लिया सर, क्लियर कर लिया जी। तो सर बाद में क्या हुआ, तो वापस है ना 6 महीने बाद उनका मतलब कस्टमर केयर से फोन आया जी। और वो बोले कि सर आपका जो पेमेंट बाकी है वो भर दीजिए। मैं बोला कैसे क्या भर दूं सर, मैंने तो आपको पूरा पेमेंट पे कर दिया है जी। फिर बाद में ना मालूमात निकाली कस्टमर केयर से, तो वो बोले आपका 10,600 भरने का है जी। तो उन्होंने क्या किया सर, तो 10,000 रुपये 10,600 मतलब 100 रुपया बाकी रखा। और अभी तक मेरा जो अमाउंट है पूरा 1 साल का अमाउंट सर उन्होंने ना 4,000 रुपया लगाया सर। और उनका जो मैसेज है ना कंटिन्यू आ रहा है सर मेरे को, आप ये कर दीजिए। आप कह रहे हैं आप पर 4,000 रुपए का इंटरेस्ट लगाने की बात कर रही है कंपनी, क्योंकि आपके 100 रुपए नहीं दिए थे आपने। 100 रुपये की वजह से ना सर उन्होंने मेरे ऊपर 4,000 का इंटरेस्ट लगाया। जी 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 अरुण, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बैंक के ऊपर जो भी पैसा बकाया होता है तो वो एक स्टेटमेंट भेजता है, जिसको अकाउंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बैंक ने इनको कोई अकाउंट स्टेटमेंट भेजा होगा, उसके ही हिसाब से इन्होंने अपना पेमेंट किया होगा जी। तो अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो उनके पास वो बैंक स्टेटमेंट भी होगा जिसमें वो फिगर उन्होंने देखी होगी और फिर अपना पेमेंट किया होगा जी। तो इनको क्या करना चाहिए कि वो स्टेटमेंट जिसके बेस पे इन्होंने अपना पेमेंट किया था, वो स्टेटमेंट उसकी कॉपी बनाएं और एक कंप्लेंट लेटर लिखें और इनके जो बैंक है, बैंक के जनरल मैनेजर और कंप्लेंट सेल को लिखें कि हमारे पास ये फलाना स्टेटमेंट आया था, इसमें इतनी फिगर थी और हमने इस फिगर के हिसाब से अपना चेक या कैश जो भी उन्होंने जमा किया है, हमने इस तारीख को जमा किया है। और जो उन्होंने उनके पास पेमेंट का जो प्रूफ है, वो पेमेंट प्रूफ लगा करके और ये कंप्लेंट भेज दें और उनको बैंक को करीब 10 से 15 दिन का टाइम दें कि मैं आपको 10-15 दिन का टाइम देता हूं और 10-15 दिन में आपने अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी और हमको एक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया कि मैंने सारा पेमेंट किया हुआ है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूं आपके खिलाफ में शिकायत करने के लिए। तो ऐसा इनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी कि बैंक में भी बहुत मिसमैनेजमेंट चलता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं रखता है, तो पेमेंट इनकी रिसीव भी हो गई होगी तो रिकवरी वाले रिकवरी के लिए निकल गए होंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर कोई हायर अथॉरिटी के पास ही जाके कंप्लेन करेंगे तो जरूर इनकी सुनवाई होगी, और अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास अपना बिल है और आपके पास पेमेंट प्रूफ है, दोनों चीजें हैं। जब आपके पास दोनों चीजें हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप आराम से कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ये सेक्शन 21G के अनुसार डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है, तो आप डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के तहत आप ये केस लगा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, और हमें पूरा भरोसा है कि आपका सही जजमेंट मिलेगा आपको और आपका केस सॉल्व हो जाएगा जी। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी शिकायत हो उसमें आप लिखित रूप में करें तो हर बार बेहतर होता है। बहुत बार देखा गया है कि जो ग्राहक है वो खाली एक कंज्यूमर जो उनके नंबर्स होते हैं उन पे फोन करके वर्बली बातचीत करते हैं, तो लिखित में अगर आप शिकायत करें तो उस पर उसका असर ज्यादा होगा। अगर आपकी भी कोई कंप्लेंट ऐसी, आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर बार बार आ रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था अरुण, अगर हम देखें, लिखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग शायद एक फोन पे ही बात कर लेते हैं। नहीं, लिखित कंप्लेंट तो करनी चाहिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि वर्बली बात करते हैं और वर्बली बैंक वाले भी प्रॉमिस करते हैं, और जनरली हमने देखा है कि कुछ बैंक्स हैं जो वर्बल ही बात करेंगे, वो रिटन में कुछ देने में डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने ऊपर। तो आप हर वक्त राइटिंग में ही कोई भी जो डीलिंग करना है वो राइटिंग में ही करिए। और कभी भी अगर आप टेलीफोनिक कॉल के हिसाब से अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन ये उनका जो कॉल सेंटर होता है वहाँ टेलीफोन कर रहे हैं, तो अपने कॉल के बाद आप खुद पूछिए उनसे कि मेरा कंप्लेंट नंबर क्या है, तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे। सब कॉल सेंटर में एक रेफरेंस नंबर देने की एक फैसिलिटी है, जहां पे आपका हक है कि आप रेफरेंस नंबर पूछ सकते हैं और आप कि किससे बात कर रहे हैं उसका नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें आप नोट करके रख लीजिए, और कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उस आदमी का नाम जिसने आपका कॉल रिसीव किया था और जो कंप्लेंट नंबर है, वो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो राइटिंग में, और अगर टेलीफोनिक करें तो आप कंप्लेंट नंबर और आदमी का नाम जिससे बात कर रहे हैं आप उसका नाम सब लेके रखें। कंप्लेंट नंबर लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं रमेश जो हमें फोन कर रहे हैं पुणे से। जी रमेश, सवाल पूछेगा अपना। नहीं ना,
जी जी रमेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए अपना सवाल क्या है आपका। हेलो। हाँ जी रमेश। हाँ जी, मैं रमेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ पुणे से। जी बोलिए। मैंने ये अपना वीडियोकॉन से 1.5 टन का ये एसी खरीदा था पिछले साल। जी। तीन महीना ठीक चला, उसके बाद में सीजन खत्म हो गया, मैंने उसका यूज नहीं किया। जी। अगले सीजन में जब मैं उसको यूज करने गया तो उसका कूलिंग नहीं हो रहा था। जी। मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद में उन लोगों ने आके चेक किया, 4 टाइम उनके मैकेनिक आए, चेक करके गए, लेकिन वो ठंडा होना नहीं चालू हुआ उसका। जी। उसके बाद में अभी वो रिप्लेसमेंट करने को तैयार हो गया है, लेकिन मेरा 1.5 टन के बदले में 1 टन दे रहे हैं। जी। मेरा 3 स्टार था, उसके बदले में 2 स्टार दे रहे हैं, और वो भी अभी तक देने का नाम नहीं है। आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, ऐसे करके उन्होंने 4 महीना खींच लिया। रमेश जी, आपका एसी वारंटी में है फिलहाल? यह वारंटी उसी कंप्लेंट के वक्त में वारंटी थी जी, फिलहाल शायद वारंटी खत्म हो गई, मगर कहने कंप्लेंट के वक्त वारंटी थी। हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है। एक चीज आप बताइए, आपने राइटिंग में कंप्लेंट करी है क्या? राइटिंग में नहीं की है, मैंने उनको वर्बली किया था, लेकिन उन लोग अटेंड कर रहे थे हमेशा उसको। अच्छा ठीक है, तो देखिए आपने जब ये एसी खरीदा होगा तो आपके पास इसका बिल होगा, और बिल में जिस दिन आपने खरीदा उसकी डेट होगी, तो आप बड़े आराम से स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये वारंटी कब से कब तक है, क्योंकि बिल की डेट से 1 साल 2 साल जो भी उन्होंने वारंटी दी होगी वो पता चल जाएगा आपको। तो आप वो बिल की कॉपी अपने पास रखिए, और वारंटी कार्ड अगर आपके पास है तो आप वो भी अपने पास रखिए, और उसकी जेरॉक्स कॉपी बनाइए, और एक कंप्लेंट लेटर बनाइए। राइटिंग में आपको ये सब कुछ करना है, वर्बल आप कुछ सब भूल जाइए, वर्बल कभी भी किसी से डील मत करिए। आप कंपनी को एक लिखित लेटर लिखिए कि मैंने इस तारीख को कंप्लेंट किया है, इस तारीख को मैंने एसी खरीदा है, इस तारीख को खराब हुआ है, और मैंने इस तारीख को वर्बल कंप्लेंट किया था, और उसके बाद मैंने कितनी बार और कंप्लेंट किया है, और थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्या क्या चीज़ हुई है, आपके मैकेनिक कितनी बार आए और क्या करके गए, ये उन्होंने सर्विस रिपोर्ट दी कि नहीं दी, वो सारी कुछ डिटेल लिख करके आप उनके जनरल मैनेजर को लिखिए, और उनको बताइए कि साहब मैंने आपके इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, आप इतना बड़ा बड़ा क्लेम करते हैं कि ये मेरा एसी ऐसा है वैसा है, इतनी वारंटी है, सर्विस हमारी बड़ी अच्छी है, ये सब आप बताइए कि आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिखा, आपका एडवर्टाइजमेंट देख करके मैंने ये खरीदा, और जब रिप्लेसमेंट की बात आ रही है तो आप मुझको लोअर ग्रेड दे रहे हैं, ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई है। इसमें आप बहुत बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, आप चिंता मत करिए, आपका जो एसी आपके पास है आपको वही एसी का रिप्लेसमेंट मिलेगा। अगर ये लोग नहीं देंगे तो कंज्यूमर कोर्ट से आपको मिलेगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। मैं एक सेक्शन बता रहा हूं, उसको जरा नोट कर लीजिए। सेक्शन 21R, ये जो है ये सेक्शन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन 21R अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें इसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एसी वारंटी के पीरियड में खराब हुआ और आप उसका रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहां पे बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन दीजिए वहां पे, और अपने जेरॉक्स कॉपीज लगाइए बिल का, वारंटी कार्ड का, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आप एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, आपको आपका एसी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं तो उसको पैसा भरना पड़ेगा, और जो भी लीगल कॉस्ट है, जितना खर्चा आप कंज्यूमर कोर्ट में कर रहे हैं वो भी उनको देना पड़ेगा, और हर्जाना देना पड़ेगा कि आपको तकलीफ हुई, आपका एसी बंद हो गया, आप गर्मी में रहे, तो उस सब का हर्जाना कंपनी को देना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप चिंता मत करिए, बस आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, और आप रिटर्न में सब कुछ करिए जो भी कर रहे हैं। जी, तो मेरे ख्याल से रिटर्न में लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो हमारे नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन के नीचे, आप हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, साथ ही हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर भी दे रहे हैं, तो ग्राहक के मेरे ख्याल से पूरा हक है ये लिख कर अपना जो हक है उसके पाने के लिए ये सब जरूर कर सकते हैं वो। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से, जो है जितेंद्र, जो हमें फोन कर रहे हैं बांद्रा से। जी जितेंद्र, अपना सवाल पूछेगा। जी जितेंद्र, सवाल पूछेगा अपना। ओके, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है जी, और मेरे को कलेक्शंस का फोन आया था जी, और मेरे को उन्होंने बोला था कि सेटलमेंट देंगे जी, और इन लोग ने मेरे से पेमेंट घर पे आके लिया, जी, और पेमेंट लेने के बाद में अभी जब मैं इन लोग को बोल रहा हूँ कि मुझे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का लेटर चाहिए, जी, नहीं दे रहे हैं मुझे, रोज घर पे फोन करके गालियां दे रहे हैं, और घर पे एक आदमी लोग भेज रहे हैं। मैंने 2 साल तक पेमेंट टाइम पे किया, अभी मैं जॉब पे नहीं हूँ तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जी, और अभी इन लोग रोज घर पे फोन कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पैसे लेने के बाद भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। जी अरुण जी, इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए साहब, जब आपने फुल एंड फाइनल जो पेमेंट दिया था तो उसका आपके पास ये जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो होगा, तो उसका आप जेरॉक्स कॉपी बनाइए
और आप उनके जनरल मैनेजर को लिखिए। देखिए आईसीआईसीआई बैंक इस चीज़ के लिए बहुत बदनाम है, मेरे पास न जाने कितने कंप्लेंट्स ऐसे आ चुके हैं, क्योंकि खासतौर से बैंकों में जितने भी बैंक हैं, आप किसी से भी डीलिंग करिए तो आप राइटिंग में डीलिंग करिए। आपके पास जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का कुछ तो लेटर आया होगा, वर्बल तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि वर्बल उन्होंने ये ऐसा किया होगा। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए उन्होंने कोई लेटर आपको लिखा होगा तो आप वो लेटर का जेरॉक्स कॉपी लगा करके, अपना पेमेंट प्रूफ लगा करके आप उनके जनरल मैनेजर को लिखिए कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और हमने पेमेंट कर दिया है, फिर भी आप पेमेंट हमसे मांग रहे हैं, आपके रिकवरी एजेंट हमको परेशान कर रहे हैं। देखिए रिकवरी के लिए बहुत अच्छी लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि कोई भी बैंक जो है रिकवरी एजेंट को किसी के घर भी नहीं भेज सकता है, बिल्कुल क्लियर कट लॉ है। आप कोई भी पुलिस स्टेशन पे जाइए और कंप्लेंट करिए कि हमारे घर ये रिकवरी एजेंट आया है, और आप बैंक के चेयरमैन के अगेंस्ट में एक एफआईआर या कंप्लेंट जो भी है लिखवा दीजिए, क्योंकि बैंक के पास कोई हक नहीं है कि रिकवरी एजेंट भेज करके गुंडागिरी करके पैसा क्लेम करे, ये उसके पास बिल्कुल हक नहीं है। रिकवरी के अलग प्रोसीजर्स हैं, बैंक को वो प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए और फिर रिकवरी करना चाहिए। जहां तक कंज्यूमर्स का सवाल है तो मैं आपको ये भी बताऊं, कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि समय पे पैसा दें, और कभी भी आप लोन लेते हैं तो अपनी आप कैपेसिटी देखिए कि कितना हमको लोन लेना चाहिए, मैं कितना पैसा जमा करूंगा, पैसा हर वक्त समय पे देना चाहिए। लेकिन अगर कंज्यूमर की गलती नहीं है, बैंक की गलती है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपको रिकवरी एजेंट से परेशानी है, आपके घर वालों को परेशान कर रहा है, तो आप जो है पुलिस में कंप्लेंट करिए और बैंक को लेटर लिखिए। आरबीआई को भी आप लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे बैंक जो हैं आरबीआई के अंडर में आते हैं। आरबीआई को लेटर लिखिए कि फलाना बैंक हमको परेशान कर रहा है, तो आरबीआई की तरफ से भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक और चीज है बैंकिंग ओम्बड्समैन, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सिंपल कंप्लेंट का प्रोसीजर है, आप बाय पोस्ट भी कंप्लेंट भेज सकते हैं, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है इसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। तो आपको इतने सारे चैनल हमने बताए हैं, आप अपना लक ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट जी। चलिए फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपका दोबारा स्वागत है कंज्यूमर कॉर्नर में, और चलिए हम बात करते हैं विश्वजीत से। जी विश्वजीत, अपना सवाल पूछेगा। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं विश्वजीत वाघ मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि आरटीआई एक्ट 2005 जो है, इसके जरिए हम लोग जो आम आदमी है, जो किसी भी जरिए से इंक्वायरी चाहते हैं, तो एनएमसी में 2005 में मैंने एक आरटीआई की एप्लीकेशन किया था, और उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ फीस भर के आप वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने फीस भी भर दी थी, 187 रुपए। लेकिन आज तक उसका कुरियर मुझे नहीं मिल पाया है जी। और मैं उसके बारे में जब बातचीत करता हूँ कि भाई ये जो जानकारी मैंने मांगी है और इसकी जेरॉक्स अभी तक मुझे मिले नहीं है, तो ये क्यों नहीं दे पा रहे, तो वो बता रहे कि नहीं हमने भेज दिया है। और मैंने बाय पोस्ट मंगाया था, लेकिन उन्होंने उनके कुछ जाती कुरियर से भेज दिया है। जब कुरियर से इंक्वायरी की तो कुरियर वाला ने बता दिया कि ये मेरे से गुम हो गया है, उसका लेटर उन्होंने दे दिया है। और ये लेटर हम जब एनएमसी में दे देते तो वे बोलते कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाते, जबकि एक कमिश्नर तक बात की है, तो आज तक ये नहीं किया है। अच्छा, यही सेम बात ऐसी हो गई है कि हम लोग ने अभी 1.5 महीना पहले डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन डेप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर वानखेड़े, उन्हें भी अंडर इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए कुछ जानकारी मांगने की कोशिश की है, लेकिन आप अभी 1.5 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने एक लेटर भी नहीं दिया है। तो मतलब ये एक्ट सिर्फ आम आदमी को कुछ गलत बताने के लिए है, या सरकार के सब मुआवजे जो है उनको उनका गलत इस्तेमाल करने का कुछ ठेका दिया हुआ है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आरटीआई एक्ट की समस्या है, क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी गलतफहमी दूर कर दें कि आरटीआई जो है वो पब्लिक को हेल्प करने के लिए ही बना हुआ है। आपके साथ ऐसा हुआ है, इसका बड़ा दुख है हमको, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो कभी कभी शायद ऐसा हो जाता होगा, लेकिन इसके खिलाफ भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिए, जब आपसे फीस मांगी गई, मैं पहले केस पे आ रहा हूँ, जब आपसे फीस मांगी गई थी तो राइटिंग में आपके पास या तो लेटर आया होगा कि आपको इतना पैसा भरना है, तो हम आपको आपका जो रिप्लाई है वो देंगे, नहीं तो आपको वर्बली बोला गया होगा अगर आप वहाँ पे पर्सनली गए होंगे। तो ये दोनों चीज़ जो भी हुआ है, आपसे फीस मांगी गई और उसके बाद आपने वो फीस भरी होगी, तो उसका आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होगा, तो वो आपके पास है। और उसके बाद जब आपने ये इंक्वायरी, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा और आपने फीस भरी, उसके 30 डेज के अंदर आरटीआई को जो है, अंडर आरटीआई आपको जवाब मिलना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं मिला है तो उसमें एक पनिशमेंट का रूल भी है कि जो भी ऑफिसर जो इंचार्ज है उसकी सैलरी से 250 रुपीज़ पर डे का एक जुर्माना लग सकता है।
तो जब आप बता रहे हैं कि आपने ये जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास भी आप गए और भी हायर अथॉरिटीज़ के पास गए, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सारे प्रूफ लगा करके एक बार आप जो इनका जो चीफ ऑफिसर है, चीफ अपना इंक्वायरी ऑफिसर जो है, आप उसके पास आप जाके कंप्लेंट करिए। राइटिंग में आपके जो प्रूफ्स हैं वो सारे कुछ दे करके आप एक बार एप्लीकेशन दीजिए कि साहब ऐसा ऐसा है, हमने ये किया है, हमें 2 जगह हमें बुरा एक्सपीरियंस हुआ है आरटीआई का, और हमने फीस भी भरी है, उसके बाद भी हमको जवाब नहीं मिला है। तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है आप उसके खिलाफ में एक्शन लीजिए और उसकी सैलरी से आप ये जो है आप फाइन लगाइए उसको। तो आप ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसा नहीं है कि आरटीआई हेल्प नहीं करेगा, हमें उम्मीद है कि आरटीआई जरूर आरटीआई के अंदर आपको जरूर कोई अच्छा जो है रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी ही। चलिए जी, आगे बात करते हैं मिस्टर शाह से। जी मिस्टर शाह, सवाल पूछेगा अपना। हेलो जी मैम। अच्छा, मेरा सवाल एक्चुअली मैंने एक पॉलिसी ली थी, इंश्योरेंस पॉलिसी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस से जी। और वो पॉलिसी थी लाइफ पार्टनर प्लस एंडोमेंट 7 years पेमेंट टर्म। तो उसमें ऐसे हुआ था कि मुझे जो एजेंट ने समझाया गया था, ठीक है, उसने जो इलस्ट्रेशन दिखाया था, उसने जो मुझे वर्कशीट में बताया क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो सब लेके मैंने वो पॉलिसी में पैसे भरे। उसके बाद जब मुझे पॉलिसी पेपर्स आए ना, तो वो बहुत टाइम आफ्टर 2 months मुझे पॉलिसी पेपर आए। वो मैं बहुत पीछे पड़ी कि कहाँ है पेपर, कहाँ है पेपर, तो उसके बाद आए। अभी आज मेरा 2 साल हो गया है, 2.5 years। मैं वो जो एजेंट थी वो चली गई, अभी वो मैक्स में काम नहीं करती है। और मैंने अभी जाके जब मेरे को मंथली मोड में करना था तब मैंने वापस गई ऑफिस में, उसके लिए भी बहुत मगजमारी की, कोई आ ही नहीं रहा था पैसे लेने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि मुझे वापस एक बार कोई प्लान समझा सकता है तो समझाइए। तो वहाँ पे जो एक एजेंट अवेलेबल था उसने मुझे प्लान समझाया, उसने पूरा अलग ही इलस्ट्रेशन दिखाया, ठीक है। फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, तो जिसके मैंने लिया था उसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उसको कॉल करके बोला। फिर एक मीटिंग बिठाई, एक चीफ सेल्स मैनेजर था और सबके साथ। फिर उसने मुझे एक इलस्ट्रेशन दिखा, उसने बोला श्योर ये तो मिलेगा ही, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिसी है, हम लोग जितना इलस्ट्रेशन दिखाते हैं उतना 100% मिलेगा, ये यूलिप प्लान नहीं है, मार्केट लिंक नहीं है करके। फिर भी वो इलस्ट्रेशन के ऊपर गारंटीड नॉन गारंटीड 6% 10% था। फिर मैंने वो दूसरी ब्रांच के ऑफिसर के साथ जब वो किया, क्रॉस चेक किया, तो वो भाई साहब ने जितना भी बोला था वो सब रॉन्ग गया। तो मैंने वापस, वो आदमी का कुमार नाम था, मैंने उसको बोला कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, सामने सामने कर रहा है। तो उसने बोला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो जो मीटिंग मैंने की थी तभी वो सेल्स हेड था कुमार, वो जो प्रोडक्ट हेड था, और वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हेड सोनल करके थी। ऐसे ये 3 जन प्रभा देवी ब्रांच में बैठते हैं। तो पूरा मिस सेलिंग हुआ है। और जो वो एजेंट थी ना, वो एजेंट भी उसने मुझे बोला है कि तुझे जब चाहिए मैं आके बोल दूंगी कि मेरे ट्रेनर ने मुझे रॉन्ग समझाया था, इसलिए मैंने तुझे रॉन्ग समझाया। जी, तो आपके पास जानकारी गलत पहुंची है इनके पास, और ये शायद यही जानना चाह रही है, इस गलत जानकारी की वजह से जो इनका नुकसान हुआ है, क्या कर सकती हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्टफुल रहने की ज़रूरत है। आप बोल रहे हैं कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि गलत जानकारी दी गई है, तो आप किसी भी तरीके से आप एक राइटिंग में उनसे एक स्टेटमेंट ले लीजिए कि जो भी आपको जानकारी दी गई थी वो गलत दी गई है। वैसा मुश्किल है ये कि वो ऐसा दें स्टेटमेंट आपको, लेकिन आप कोशिश करिए कि ऐसा स्टेटमेंट आपको मिले, और आप उनके हायर अथॉरिटीज़ को एक नोटिस भेजिए और उसमें आप 15 दिन का टाइम दीजिए कि हमको आपके स्टाफ ने गलत पॉलिसी समझाई, और हमको जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ और ही रिजल्ट निकला, तो ये पॉलिसी हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रही, और इसलिए हमको अपना जो भी सेटलमेंट है, आप बेस्ट सेटलमेंट जो करना चाहते हैं वो करिए ताकि हमें लॉस ना हो। इस तरीके का एक आप रिक्वेस्ट भेजिए उनको, और 15 डेज़ या 20 डेज़ का टाइम दीजिए। और उसके बाद अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये दोनों जगह आपकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो ट्रेनी एजेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, वो कुछ भी पॉलिसी जाकर के किसी को भी बेच देते हैं। लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको भी जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जब कोई पॉलिसी आपको समझाई जाती है तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आप रिजल्ट्स पता लगाइए, उनसे बात करिए कि भाई इस पॉलिसी का अंत क्या होगा, हमको कितना फ़ायदा होगा। जब ये सब चीज़ें आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। आप एक ही एजेंट से नहीं, आप 2-3 एजेंट से कंपैरिजन करिए। आप 2-3 जगहों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या एक जो एजेंट बोल रहा है वो दूसरा एजेंट वही बोल रहा है, या तीनों लोगों के जजमेंट में कुछ फ़र्क है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि नहीं। अब आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, यही 2 चैनल आपके लिए सबसे अच्छे हैं इस समय। आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए और वेट करिए कोई अच्छा रिजल्ट आपको मिले। ऑल द बेस्ट टू यू।
चलिए आगे हम बात करते हैं कल्पना से, जो हमें फोन कर रही है वाशी से। जी कल्पना, सवाल पूछेगा अपना। हाँ, हेलो जी हेलो, मेरा सवाल है कि हम लोग ने 1998 में सिडको में से एक वासी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे एक दुकान मतलब बुक किया था जी और हम लोग ने मतलब आगे का सब पेमेंट किया और एक्चुअली 96 इंस्टॉलमेंट थे टोटल मतलब दुकान के। जी। तो हम लोग ने 14,107 के मतलब थे इंस्टॉलमेंट। जी। हम लोग ने 47 इंस्टॉलमेंट भर दिए और बाद में हमारे फैमिली में प्रॉब्लम आया तो हम लोग मतलब हमारे फैमिली में किडनी फेलियर हो गया एक लड़के का, जी। तो उनकी वजह से हम लोग को पैसे की जरूरत थी जी। और वो टाइम पे हम लोग मतलब इंस्टॉलमेंट भर नहीं सके तो हमने पेमेंट बंद कर दिया भरने के लिए। जी। तो बाद में हम लोग बोले कि हम लोग को पैसे की जरूरत है, अगर आप दे तो सिडको को रिक्वेस्ट किया जी। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं मतलब पैसे वापस नहीं दे सकते हैं आप लोगों को। और हम लोग ने बहुत बार मतलब सब लेटर लिखे आज तक मतलब ये करते रहे रिक्वेस्ट, तो वो लोग बोलते हैं कि वैसे तो पैसे वापस मिलते ही नहीं है आप लोगों को। वैसे हम लोग ने टोटल 10 लाख जितने पैसे भर दिए थे, तो अभी तक मतलब वो सिडको में ऐसे ही पड़े जाते हैं, तो वो लोग कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और कुछ भी मतलब करते ही नहीं है उसके पीछे। तो अभी हम लोग क्या करें मतलब उसके लिए? जी अरुण जी, क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी का सेल होता है तो उसमें एक सेल एग्रीमेंट बनता है, तो उस एग्रीमेंट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई कैंसिलेशन का क्लॉज है, क्योंकि जनरली एग्रीमेंट्स में कैंसिलेशन क्लॉज भी होता है कि अगर हमको आगे कोई प्रॉब्लम हुई और हमें वो मकान, फ्लैट या शॉप नहीं खरीदना है तो हम कैसे ये कैंसिल कर सकते हैं और क्या क्या टर्म्स होंगे कैंसिलेशन के। तो आपको ज़रा एक बार अच्छे से अपना एग्रीमेंट पढ़ना होगा और देखना होगा कि उसमें कैंसिलेशन पॉलिसी है कि नहीं है। मान के चलते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं, आपने एग्रीमेंट तो पढ़ा ही होगा और आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मतलब शायद कैंसिलेशन क्लियरली उस एग्रीमेंट में नहीं दिया होगा। तो आप एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप एक इंक्वायरी रखिए सिडको के सामने, जिसमें आप ये पूछिए कि आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, कि अगर कोई आदमी आपसे फ्लैट खरीदता है और उसको कैंसिलेशन करना है तो उसकी कैंसिलेशन पॉलिसी आपकी क्या है। तो सिडको उसका जवाब देगी और बताएगी कि हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। आप उस कैंसिलेशन पॉलिसी के तहत आप अपना ये जो फ्लैट का जो प्रॉब्लम है, आपके शॉप का प्रॉब्लम है, आप ये रखिए कि साहब आपकी जो कैंसिलेशन पॉलिसी आपने बताई थी, क्योंकि कैंसिलेशन पॉलिसी जरूर होगी, क्योंकि जब कोई भी सेल होता है तो उसका कैंसिलेशन का भी प्रोविजन होता है। तो जो भी वो बताएंगे कैंसिलेशन कैसे करना है, आप वो प्रोसीजर फॉलो करके अपना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ये कैंसिलेशन होता है तो कुछ पेनल्टी होती है, तो शायद आपका कुछ पैसा, कुछ अमाउंट वो रख लें और आपको बाकी जो है पैसा वो मिले। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप रीसेल कर दीजिए अपना फ्लैट, जो भी है आपका शॉप या फ्लैट, आप किसी और को बेच दीजिए और जो भी फंड्स आते हैं उससे आप सेटलमेंट कर लीजिए। ये सब तरीके हैं, आप देखिए आपको क्या सूट करता है वो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। जी चलिए आगे हम बात करते हैं मनीष से। जी मनीष, अपना सवाल पूछेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैंने 23 मार्च को एक फोन लिया था जी। LG का। जी 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 बोलिए। तो सर वो फोन अभी रिसेंटली 1 महीने पहले खराब हो गया जी। तो वो फोन मैं जहाँ से लिया था मैं उसके यहाँ पे लेकर गया, तो उसने मुझे LG के सर्विस सेंटर में भेजा। जी। तो मैं जब वहाँ पे गया सर, तो वो सर्विस सेंटर वाले ने जब फोन चेक किया तो उसने मुझे बताया कि आपका फोन वारंटी में नहीं है। जी। फिर मैंने जहाँ से लिया था मैं वहाँ पे आया। वहाँ पे आने के बाद फिर मैंने उसको बोला कि मेरा फोन वारंटी में नहीं है, ऐसा तुमने मतलब मुझे एक्सपायर फोन क्यों दिया। तो मतलब मुझे सर मुझे वही कंफर्म करना है कि इस केस में सर मैं क्या करूँ। जी देखिए, मैं हर बार ये स्ट्रेस करता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसका बिल जरूर ले लें और एक वारंटी कार्ड जरूर ले लें। सिर्फ वारंटी कार्ड से नहीं, वारंटी कार्ड स्टैम्प्ड होना चाहिए, उसमें बिल का डेट लिखा होना चाहिए, तभी वारंटी कार्ड भी वैलिड होता है। तो आपके पास जब ये दोनों चीज़ें रहती हैं तो आप बिल्कुल एक जागरूक कंज्यूमर हैं और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आप अगर बिल नहीं लेंगे, वारंटी कार्ड नहीं लेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अब आप बता रहे हैं कि आपको वारंटी दी गई, तो या तो आपके पास वारंटी कार्ड होगा या उसने बिल में कुछ लिख के दिया होगा कि 1 ईयर वारंटी। अगर वो आपके पास राइटिंग में है तब तो ठीक है। आपने बताया कि आप LG के सर्विस सेंटर गए और उन्होंने बताया है कि ये तो वारंटी वैलिड नहीं है, तो शायद उस शॉप ने या तो आपको पुराना कोई प्रोडक्ट दिया या सेकंड हैंड प्रोडक्ट दिया या रिपेयर्ड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, ऐसा हमको लग रहा है। तो आप क्या करिए कि आप एक नोटिस भेजिए LG कंपनी को और उस नोटिस की कॉपी आप जो है ये डीलर को भी भेजिए, क्योंकि दोनों को पार्टी बनाना पड़ेगा। जब दोनों आमने सामने आएंगे तभी ये बात सुलझेगी।
तो आप क्या करिए, नोटिस भेजिए दोनों को और उसमें आप उनको 10 या 15 दिन का टाइम दीजिए कि मैंने इस तारीख को ये फोन खरीदा और ये प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप ये सॉल्व नहीं करेंगे तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर वो सॉल्व नहीं करें तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। तो आपके पास कंज्यूमर कोर्ट जाने का विकल्प जरूर है, मगर अगर आपके पास बिल और वारंटी की कॉपी है तो आपकी समस्या बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकती है। चलिए, फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही सवाल लेने का है, मगर आप हमें जरूर कॉल करके अपना सवाल लीजिएगा, बताइए हमें और हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।